शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू 14th अगस्त स्पेशल वेकअप पाकिस्तान, जिसका उन्वान है जहान ताजा। आप सब देखने वालों को पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ आज पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह, आज आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह भी है। इस बात पर भी और हमेशा की तरह हमारे पास एक कमाल पैनल मौजूद है आज की 14th अगस्त स्पेशल वेकअप पाकिस्तान में। तारुफ करवाता हूं विदाउट अ फर्दर डिले, ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले ऑफ कोर्स लेडीज फर्स्ट, हमारे साथ मौजूद है सहर ताहिर, सीईओ इंटरफ्लो। इंटरफ्लो हम जानते हैं 1984 से काम कर रही है, पाकिस्तान की लीडिंग एड एजेंसी है। एंड सहर की एक्सपर्टीज न सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में है, पीआर, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। सहर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उनके साथ मौजूद है मारवी आवान। मारवी आवान एक यंग ह्यूमन एंड वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर। मारवी, थैंक यू सो वेरी मच, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे राइट पे मौजूद हैं अली काचेलो साहब। वैसे काचेलो म्यूजिक बजाना मैं वैसे काचेलो नाम आते ही किसी तारुफ मोहताज नहीं होता है, हर कोई जानता है काचेलो। फूड फार्म्स हो, फूड इंडस्ट्रीज हो, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। थैंक यू सो वेरी मच काचेलो साहब फॉर कमिंग। और उनके साथ मौजूद हैं अहमद अली सिद्दीकी साहब। अहमद अली सिद्दीकी साहब हैं सीनियर वाइस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ प्रोडक्ट हैं डेवलपमेंट, शरिया कंप्लायंस एट मीजान बैंक। सिद्दीकी साहब, आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान को मुबारक। और साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपने बैंड को भी। हमारे पास सिंगर हैं अमीर अली। पाकिस्तान। तबले पे मौजूद हैं जॉन। पियानो पे हैं मजीद। और ड्रम्स, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स पर हैं मुइज। तो जी सबका तारुफ हो गया है। ऑडियंस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो इस वक्त यहां पर आई। और ऑडियंस में तो एक ऐसा नौजवान भी है कि सूरज हमारे सेट पर है नहीं, लेकिन फिर भी चश्मे लगाए बैठा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका आने के लिए। तो 14th अगस्त है आज, और यकीनन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात की जाए, पाकिस्तान की यूथ की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी है आने वाले वक्त में जो हमने पहले नहीं की हैं, ताकि हम बेहतर डायरेक्शन में जा सके, अपने नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और एक बेहतर सोसाइटी बनाएं। आई स्टार्ट द डिस्कशन विद सहर। सर, आप मुझे बताइए, आप क्योंकि माशाल्लाह से मीडिया में हैं, एंड ऑफ कोर्स यू द डॉटर ऑफ द लेजेंडरी सीमा ताहिर एंड ताहिर खान, तो आपको एक परवरिश भी मिली घर से, एक इंस्पिरेशन भी मिली घर से, एक सबक भी आपने सीखा कि हमें अपनी सोसाइटी को देना है और बेहतर करना है। आज जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है उसको देखते हुए वेयर आर वी हेडिंग और हमें कहाँ जाना चाहिए? वेयर आर वी हेडिंग, ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये कोई नहीं बता सकता। आजकल जो हालात हैं, आई थिंक एवरीबडी इज़ आस्किंग द सेम क्वेश्चन ऑफ वेयर आर वी हेडिंग। जो हम अपनी तरफ से जो मेहनत, जो कोशिश हम कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क को बेहतर करें, फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू बी फोकसिंग ऑन एजुकेशन, तालीम। वी नीड टू बी फोकसिंग ऑन कि हमारे नौजवान को वी गिव देम करेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, और हम सही इंडस्ट्रीज़ को प्रोड्यूस, आई मीन उनको सब्सिडाइज करें। वी फोकस ऑन टेक, वी फोकस ऑन digital growth, agriculture, which is a massive one. So I think that on a private level, बहुत सारे private citizens groups ये कोशिश कर रहे हैं, government level पर भी कोशिश हो रही है, लेकिन I think that it needs to be boosted. But as far as the future of the country goes, our youth will tell us that. हम जानते हैं कि हमारी तकरीबन 65% population is below 30. So हमें उस population से फ़ायदा उठाना है, which is the factor of production. मैं गुफ्तगू में शामिल करूँगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारवी आवान। मारवी, यकीनन आप एक एक्टिविस्ट भी हैं और आप एक बहुत बड़ा वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर भी चला रही हैं, और आप आवाज़ उठाती हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते हैं। तो इस 14 अगस्त पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ टू बी डन? हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, इन नौजवानों के लिए और इन खास लोगों के लिए जिनके लिए आप आवाज़ उठाते हैं? सबसे पहले तो मुझे महसूस होता है हम सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह हम लोग डिवाइड होते जा रहे हैं, ज़बानों की बुनियाद पर हम डिवाइड होते जा रहे हैं, मज़हबों की बुनियाद पर हम डिवाइड होते जा रहे हैं,
क्लास सिस्टम की शक्ल में। तो इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा एक गैप क्रिएट कर दिया है हमारे अंदर। अब हम लोगों के टैलेंट से पहले उनका स्टेटस और उनकी कोई सोर्स इसको ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो आई थिंक टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमें इक्वलिटी के बेसिस पे सबके टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, इवन किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखता है। हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसा कि मेरा फोकसली काम जेंडर इक्वालिटी पर है और मैं ये महसूस करती हूँ कि और हम ये देख रहे हैं हर दिन जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स में ख़वातीन हमारे पास आ रही हैं, किस तरह घरेलू तशद्दुद अब तक घरों में ज़िंदा है, किस तरह हमारे बच्चे गलियों में अब भी महफूज नहीं हैं, किस तरह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं हमें। और कभी कभी लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं, हमारा दिल चाहता है हम मुल्क से चले जाएं, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि सब चले जाएंगे तो फिर ठीक कौन करेगा इसको। तो एक्टिविज़म और वॉलंटियरिज्म के हवाले से मैं चाहूँगी कि हर बंदा जो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से है, डॉक्टर है, कोई भी है, उसको ये समझना चाहिए कि मुल्क से कुछ ना कुछ मेरी कुछ पे बैक करना है, तो अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम हम करें। और हम अभी ये देख रहे हैं कि अगर कुछ बाहर क्राइम हो रहा होता है तो हम अपने दरवाजे बस बंद करते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो घूम के हमारे घर के अंदर कब आ जाएगा। तो ये एक रियलाइजेशन है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है मुझे ये कहीं गुम होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, मैं इस बात में तारीफ़ भी करना चाहूँगी कि फ्लड के टाइम में हमारी यूथ निकली थी और उसने संभाला था हमारे पाकिस्तान को। कोविड के टाइम में भी इवन हमने सोशल मीडिया का बड़ा यूज़ किया था, इकट्ठा किया था यूथ को, हमें बड़ा वंडरफुल रिस्पॉन्स मिला। मगर कोई ओन तो करे यूथ को, ओन करेंगे तो ये वंडर्स होते रहेंगे ना। क्या हम इंतजार करेंगे फिर कोई डिजास्टर आए फिर यूथ जागे? मैं इसको वेकअप सर हमारे प्रोग्राम के नाम से ही कनेक्ट करूंगी कि हमें जागते रहना है, हमें सो के बार बार नहीं जागना। मेरे ख्याल से हमारे यूथ को खुद अपने अंदर से एक लीडर पैदा करना होगा जो यूथ को फिर डायरेक्शन दे। एंड ऑफ कोर्स आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हमें बटना नहीं है टुकड़ों में, एक होना है, इत्तेहाद पैदा करना है और इत्तेहाद के बिना ऑफ कोर्स कामयाबी मुमकिन नहीं। चलो साहब, आप क्योंकि सस्टेनेबिलिटी और वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत काम करते हैं एग्रीकल्चर में, हम किस तरह अपना फ्यूचर सस्टेनेबल बनाएं, मुस्तहकम बनाएं, बेहतर बनाएं और वैल्यू एडिशन करें? देखें, सस्टेनेबिलिटी में ना फ़कत जो है आप बोलें कि हम माशरे को देखें और इन्वायरमेंट को देखें, उसके अलावा जो है जहाँ तक आप यूथ की बात कर रहे थे, सो आई लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि हमें यूथ के लिए अच्छे रोल मॉडल्स जो हैं ढूंढने, और वो रोल मॉडल्स जो हैं हम खुद ही अपने आप को देखें, राइट। अगर हम अपने लिए जो है बेहतरी करेंगे, अपने लिए रोल मॉडल्स बनाएंगे, तो फिर हम यूथ को जो है इन्विग्रेट कर सकते हैं। यूथ जो है वो देख कर, वो चाम समझ के जो है वो खुद जो है एक शौक़ खुद ही पैदा करे। यूथ के हवाले से मैंने अक्सर लोगों से मैं बोलता हूँ कि जो देहात के बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं, क्योंकि देहात में हमारे पास स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम इतना जो है बैकवर्ड्स हो गया है कि वो अब माइग्रेट करें शहरों के अंदर, लेकिन दैट इज़ अ वेरी डेंजरस रोड टू गो डाउन। क्योंकि जो आप बच्चे को स्कूल में लेकर जाते, गाँव से लेकर जाते हैं शहर में, और शहर के अंदर उसको तरबियत देते हैं, और स्कूल के टाइम के बाद वो बच्चा क्या करता है। जो देहात में हमारे पास उसूल हैं, वो बच्चा जो स्कूल से आता है तो वो घर के काम में जो है हाथ बटाता है, और ना फ़कत हाथ बटाता है, लेकिन अगर लड़का है तो उसको आप एक स्टिक देते हैं, उसको बोलते हैं कि यार बकरियां जाकर अपनी संभालो, और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उसको एक पहलू मिलता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सोशल इंटरेक्शन भी कर रहा हूँ और मैं अपना खेल रहा कूद रहा भी हूँ। So this is something very important for our youth, that we have to find the balance. We have to find mentorship programs. कोई mentor बनने के लिए तैयार हो तो उनको सही तरह से गाइड सके, और अगर हम में वो कैफियत नहीं है तो फिर हम बच्चों में से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। First thing we have to do is look within us and better ourselves. बच्चे की तरबियत होती है घर से, और ख़ासतन जो है हमारी औरतें जो है वही सारी हमको तरबियत देती हैं। So we should support our women, and because they are the link that we all have towards a better education for our children. And apart from that, we need youth programs. अक्सर मैं जब मैंने खुद की तरबियत जो है थोड़ी अमेरिका में रही थी, वहाँ पे ज़राअत के हवाले से, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी है, काफ़ी मुल्कों में ये चीज़ है कि उनके पास स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं आफ्टर स्कूल के, जिसके अंदर जैसे एक मिसाल दूँ, आपका 4H क्लब या बॉय स्काउट्स हो गए, तो ये एक आपको सोशल इंटरेक्शन भी सिखाती हैं, आपको जो है बच्चा भी होने देती हैं, और आपको जो है
एक उम्मीद का भी तारा देती हैं. सो दीज प्रोग्राम्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर यूथ व्हिच वी आर वेरी सीरियसली लैकिंग इन दीज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सिटीज दैट वी हैव मेड. कि इतने बड़े बड़े शहर हो गए हैं लेकिन हमारे पास पार्क्स नहीं है, तो बच्चे कहाँ पे खेलेंगे. अग्रीड. बहुत ज़रूरी है कि हम ग्राउंड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें अपनी यूथ में, ताकि स्कूल में तो ठीक है बच्चे तालीम हासिल कर ही रहे हैं, स्कूल के बाद क्या कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो बात काचलो साहब ने कही कि माँ सबसे इंपॉर्टेंस रखती है परवरिश में. हमें अपनी वुमेन को, अपनी औरतों को, अपनी खवातीन को वो हक, वो राइट, वो बराबरी का बुनियाद पर उनको सब कुछ देना चाहिए जो उनका डिजर्व करती हैं, जो उनका हक है. सिद्दीकी साहब, अब आप फाइनेंशियल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, बैंकिंग से आपका ताल्लुक है और मीज़ान बैंक इज वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स. क्या सीखना चाहिए हमें मीज़ान बैंक से? अगर मैं पूछूं कोई काम ऐसा जो आपके बैंक ने किया हो यूथ को प्रमोट करने के लिए, यूथ को सपोर्ट करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बैंकिंग में तो इस्लामिक बैंकिंग इज लीडिंग राइट नाउ, और सबसे ज़्यादा बैंक्स खुली इस्लामिक रहे हैं. जो रेगुलर बैंक थे वो भी इस्लामिक बन रहे हैं. तो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग में आप इतना बड़ा पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल सेट किया सर आपने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपको ना खुशखबरी देना चाहता हूँ. दीजिए. खुशखबरी ये है कि आई एम वेरी होपफुल फॉर पाकिस्तान. आमीन. हम वी आर ऑल. और इसमें दूसरी खुशखबरी ये है कि दैट मुस्तकबिल, जो हमारा मुस्तकबिल है वो आज से भी बेहतर है. आमीन. और मैं अब थोड़ा सा, ये कुछ लोग पूछते हैं कि ये क्यों कह रहे हो भाई, ये कैसे कह रहे हो. थोड़ा सा पीछे चलते हैं. 14 अगस्त हम मना रहे हैं. 76 ईयर्स हो गए इस मुल्क. कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस टाइम स्ट्रगल की थी उस वक्त कोई होप थी सक्सेस की? बिल्कुल भी नहीं. उस वक्त वो एक लीडर, ऐसा लीडर पैदा हुआ, सारी यानी एक कहते ना मुखालफत, अंग्रेज़ भी मुखालिफ तो दूसरे भी मुखालिफ, अपने भी मुखालिफ. जी हाँ. और उस कहते ना एक नामुमकिन को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के साथ मिल के वो एक नारा लगाया और हमने उसको मुमकिन कर दिया. आज तो हमारी उसकी 10% भी मुश्किल नहीं है. उस दौर को पीछे देखें. हमें अपने ना होप को लूज़ करना है, ना हमने ना उम्मीद होना है. मुश्किल टाइम आते हैं. इकबाल ने भी कहा था ना, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए. जो तो हमें मुस्तकबिल पे भी यानी पुरुमीद रहना है. दूसरी खुशखबरी आपने भी सुनाई. आपने कहा कितना बड़ा यूथ है हमारे पास. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी. यही तो हमारी अपॉर्चुनिटी है. इसी को तो हमने आगे तैयार करना है. क्या करना नहीं है हमने इनको नाउमीद नहीं करना. हमने इनको मायूसी की तरफ नहीं धकेलना. आज सोशल मीडिया की बात हुई, आज एजुकेशन की बात है, लोगों की अवेयरनेस की बात है. तो ये अवेयरनेस को ही हमने पॉजिटिव तरफ लेके जाना है. और मैं अगर इस्लामिक बैंकिंग की भी बात करूं, आज से 20 मैं इस इदारे के साथ 21 साल से वाबस्ता हूं. और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई से भी वाबस्ता हूं. मैं IBA का इस्लामिक फाइनेंस सेंटर का हेड हूँ और पढ़ाता भी रहता हूँ. तो जब ये 21 साल पहले सफ़र शुरू किया था ना, तो हर दूसरा आदमी कहता था ये नाकाम, आपका तो कोई सक्सेस का चांस नहीं है. क्यों? क्योंकि आप 0.1% है और 99% जो सिस्टम है वो आपका आइडियोलॉजिकली अपोनेंट है और वो आपको चांस ही नहीं देगा. हमने कहा नहीं, हमें तो अपने प्रिंसिपल्स पे रहना है और बाकी अल्लाह ताला ने मदद करनी और हमने मेहनत करनी और उम्मीद नहीं, यानी होप को नहीं छोड़ना. आज क्या देखें, आज आपने भी कहा, आज पाकिस्तान का जो वन ऑफ द टॉप बैंक है वो ये इस्लामिक बैंक है और सारे बैंक इसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं. बल्कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि 5 साल में हमने इस सिस्टम को कन्वर्ट करना है. और ये हमें अपनी ना सक्सेस को सेलिब्रेट करना है. हमें अपने यूथ को, इवन बड़ों को ये होप देनी है कि हमने क्या क्या अच्छा किया है. आज पाकिस्तान का जो इस्लामिक फाइनेंस का एक्सपर्ट है, दुनिया पाकिस्तान से पूछती है इस्लामिक फाइनेंस के लिए. आप US में आज चले जाओ, पाकिस्तान से पूछ रहे हैं. आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, पाकिस्तान से पूछ रहे हैं. आप UK चले जाएं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पूछ रहे हैं. दुबई, सऊदी. तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं है. हमने अपने यूथ को सारे एसेट्स मौजूद हैं. वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज. हमने प्लान करना है और फिर मेहनत करनी है. शॉर्टकट कोई नहीं होगा. बिल्कुल ठीक. सिद्दीकी साहब, वेकअप पाकिस्तान यकीनन हम जानते हैं कि आज का उन्वान भी यही है, जहां ने ताज़ा नई नस्ल का मुस्तकबिल और हम फ्यूचर दिखाना चाहते हैं अपनी यूथ को, उनको उम्मीद की किरण दिखाना चाहते हैं. मजीद आपको बताएंगे कौन कौन सी उम्मीद की किरण जिंदा है और हमें किस तरफ बढ़ना है. इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. इस चमन के फूलों पर रंगो आप
अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरों-बर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। बहुत खूबसूरत आवाज अमीर अली की। वेलकम बैक आपको कहूंगा जहान ताज़ा वेकअप पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल आज़ादी की मुनासबत से, और हम आज डिस्कस कर रहे हैं नई नस्ल का मुस्तकबिल। और यकीनन हमें सोचना है कि हमारे पास इतनी बड़ी नौजवान पॉपुलेशन है, यूथ है, उसे हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है और किस तरह उसका इस्तेमाल करके मुल्क को एक कामयाब और तरक्की पजीर मुल्क बनाना है। सहर हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप माशाल्लाह से डिजिटल मीडिया, पीआर, इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को लीड कर रही हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक। हमें अपने नौजवानों को किस तरह यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है इन दिस मार्केट? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले चीज़ जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि डिजिटल मीडिया ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इन द लास्ट 10 years सोशल मीडिया के तौर से, सोशल मीडिया की ग्रोथ की वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैव स्टार्टेड, सोशल मूवमेंट्स हैव स्टार्टेड, एंड दैट्स अमेजिंग। अगर आप अपने घरों में भी देखें तो अब ये, और पहले ज़माने में ये होता नहीं था, लेकिन अगर आप अब देखें तो छोटे बच्चे, 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे अपने नानी को सिखा रहे हैं, वालिदैन को सिखा रहे हैं कि अच्छा आप मोबाइल पे जाके ये कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट्स आप शुरू कर सकते हैं, फेसबुक बिल पे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बच्चे खुद सिखा रहे हैं। और डिजिटल की फील्ड जो है ये सिर्फ मार्केटिंग में नहीं है, सिर्फ मीडिया में नहीं, ये हर फील्ड में आप ई कॉमर्स में जा सकते हैं, फिनटेक में जा सकते हैं, एग्रोटेक में जा सकते हैं, एजुटेक में जा सकते हैं। डिजिटल इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है और कंप्यूटर लिटरेसी इतनी ज़रूरी हो गई है अब हमारे लिए कि अगर हम इस पे फोकस करें, अगर गवर्नमेंट्स इस पे ज़रा तवज्जो दे के सब्सिडाइज़ करें, अगेन यूथ प्रोग्राम्स बनाएं जो टेक और डिजिटल फोकस्ड हों। बहुत सारी अब चीज़ें आ गई हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें अब हर सेक्टर में ये ही फोकस है कि हम टेक और डिजिटाइजेशन की तरफ चलें, क्योंकि फिर घर बैठे एक 15 साल का बच्चा जो कोडिंग सीख रहा है अपने घर पे यूट्यूब से, या एक 20 साल का बच्चा जो घर पे बैठे हुए कोई कोर्स कर रहा है, या मार्केटिंग का कोर्स हो, डिज़ाइन का कोर्स हो, वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो, कुछ भी घर बैठे हुए वो खुद कमा भी सकता है। तो ये कमाई एक तरफ, लिटरेसी एक तरफ, एक्सपर्टीज़ एक तरफ, और सोशल ग्रोथ एक तरफ, तो इससे आपको एक्सपोजर भी मिल रही है, आप सीख भी रहे हैं। डाउन साइड्स भी हैं इसमें, बहुत सारे डाउन साइड्स हैं। सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह, लोग एक तरफ कहते हैं कि टिकटॉक की ग्रोथ से बच्चों को एक्सपोजर मिल रही है, उनको वो कहते हैं ना ये वो छुरी है जिससे खाना भी पकाया जाता है और जान भी ली जा सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें याद रखना चाहिए कि एक दूर देहात गांव में भी एक शख्स जो हांडी बना के अपनी वीडियो अपलोड करता है, वो भी आज महीने के $2-3 हज़ार कमा रहा है यूट्यूब के थ्रू। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मेरे साथ बहुत सारे यूथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, नौजवान मौजूद हैं। मैं इनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई एक यहाँ पे एक शख्स ऐसा है मुझे पता चला है कि जो बहुत मशहूर डिबेटर है, यकीनन आप डिबेट करते हुए बहुत सारी रिसर्च करती होगी, बहुत सारे टॉपिक्स देखती होगी, बहुत सारा सोचती होगी, बहुत सारे सवाल अपनी डिबेट्स में उठाती होगी। तो आज ये चारों मेहमान आपके सामने हैं, कोई भी सवाल आप उठाना चाहो, यूर फ्री। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है फरजाना। और मैं प्रिंस अली हाई स्कूल सेकेंडरी कॉलेज में पढ़ती हूँ। और मेरा ये क्वेश्चन है कि
अगर हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो हमें इसको छोड़ के गैर मुल्क नहीं जाना चाहिए। हमें ये बर्बाद क्यों हो रहा है उसके रीज़न को मतलब करना है और उसमें काम करना है कि ये बर्बादी क्यों हो रहा है। अगर कोई नस्ल हमारी एरिया में स्कूल नहीं है तो हमें मतलब अपने एरिया में स्कूल बनाने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे गांव एरिया में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं कि वहाँ पे तालीम के लिए बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहे हैं। तो वो जैसे मैं ही आई हूँ, मैं चित्राल से यहाँ आई हूँ एजुकेशन के लिए कराची में, तो वहाँ पे इतना अच्छा स्कूल नहीं है कि वहाँ पे एजुकेशन हम हासिल करें। तो मुझे हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि अच्छा से अच्छा कॉलेज या अच्छे से अच्छे स्कूल पाकिस्तान में बनाएं ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत अच्छा कंसर्न आपने रेज किया, मैं तालियां बजाऊंगा फरजाना के लिए। एक्सीलेंट फरजाना, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। आई स्टार्ट विद यू मारवी। अब जो बात इन्होंने की कि हमें दूर दराज इलाकों में ये बेसिक बुनियादी ज़रूरियात अपने नौजवानों की, अपनी यूथ की, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, ये कैसे हम प्रोवाइड करें, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगी शहर की बात से कनेक्ट करते हुए। जब हमने देखा कि कोविड का टाइम आया, पेंडेमिक्स आए, तब हमें डिजिटल की जो वैल्यू है वो हमें पता चली। अच्छा, अब हर जगह स्कूल्स कन्वर्ट हो रहे थे ऑनलाइन पे। हमारे पास 3 बड़े मसले थे। सबसे बड़ा मसला बिजली, दूसरा मसला गैजेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और तीसरा मसला इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी। इन तीनों चीज़ों ने हमारे, नाउ आई एम कमिंग टू द एजुकेशन सिस्टम की जो रियलिटी है उसको हिला के रख दिया। दैट वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमारे जो इलाके हैं उसमें कितने गोस्ट स्कूल्स हैं, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो किस तरीके से डिजिटलाइज्ड हो सकें, वो किस तरीके से ऑनलाइन की तरफ आ सकें। और जितना नुकसान हमें एजुकेशन के हवाले से उस टाइम में हुआ है, उसने हमें बताया है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दुख इस बात का है कि जब भी बजटरी एलोकेशन चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें एजुकेशन हमेशा कहीं बीच में पेंडुलम की तरह लटकती भी नजर आती है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितना ज़रूरी है उसको एजुकेट करना। अगर हम बात बात पे हम अपनी कंट्री को वेस्ट से और दूसरी दुनिया के कंट्रीज से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन जब होता है जब 2 लोग एक इक्वल स्टैंडिंग रखते हो, लेकिन हम लोग अंडर डेवलपिंग हैं और हमें काइंड ऑफ वो मूव्स और वो चीज़ें उनसे पिक करनी है जो कि जिन्होंने उनको बिल्ड करने में मदद दी। अब यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ है कि है बच्चों की राइट कैरियर काउंसलिंग की। सेकंड किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको लाइफ स्किल्स देने की। एंगर मैनेजमेंट कैसे करनी है, जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मेंटल वेलबींग। हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा, हर दूसरा बच्चा, हर दूसरी बच्ची एक अजीब डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमती लेवल पे हमें इन चीज़ों को एड्रेस करते हुए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई किसी प्लैनेट से कोई रिसोर्सेज आ जाए, नो, वी हैव एवरीथिंग, सिर्फ उसका सही इस्तेमाल हमें करना है। वी नीड प्लानिंग, वी नीड स्ट्रेटजी, we need some some motivation। हमारे यहाँ पे कोई चीज कोई स्टार्ट करता है तो हम नहीं कर सकते हो, तो वो वहीं पे ही हो जाता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। और ये मुल्क में प्रॉब्लम्स हर मुल्क में हैं, आप उठा के देखेंगे हर मुल्क मसलों से गुजर रहा है। I completely agree मारवी, लेकिन हमें जहन साजी का जिक्र जरूर करना चाहिए और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम लोग की जहन साजी कर सकें और उन्हें बता सकें कि पाकिस्तान में कितनी उम्मीद बाकी है। अली काचरो साहब, आपसे मुझे यही सवाल पूछना है कि जो बच्ची ने भी इस वक्त इशारा किया फरजाना ने, कि विदाउट दीज टूल्स हम डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकते। देखें, मैं एक चीज़ पे यकीन करता हूँ, वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है आपके लिए कि आप बातचीत से हर मसला हल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने अपने यूथ से पूछा कि आपके पास कोई सवाल है, उन्होंने कोई कम्युनिकेशन हमारे साथ सामने नहीं किया। हम डर गए हैं कि अगर किसी को, सामने वाले को पता चला कि हमें ये चीज़ नहीं पता है तो फिर वो हमें बेवकूफ़ समझेगा। एक कम्युनिकेशन की वजह से जो है, हमारे घर के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, एक बच्चा जो है ज़िद करता है, हम उसकी ज़िद को जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फ़ौरन नो बोल देते हैं, उसको हम फ़ौरन येस बोल देते हैं। उसकी ज़िद की वजह से उसको हम फ़ोन भी लेकर दे देते हैं, उसको बर्गर भी लेकर दे देंगे। लेकिन बजाय ये टू गिव इन, हमें वही बच्चों को एक कम्युनिकेशन के ज़रिए से सिखाएं
कि वाई इज़ इट राइट, वाई इज़ इट रॉन्ग। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे हमारे जो छोटे जो मेहमान हैं वो वहाँ से गिलगित से होकर आए, कराची आकर पढ़ रहे हैं, राइट। उनकी भी एक ज़िद थी, एक ख्वाहिश थी। Yes. वो ख्वाहिश को उनके पेरेंट्स ने डेवलप की होगी। Pursue your dreams, अपने ख्वाबों का Pursue your पीछा dreams. करो और अपने ख्वाबों की ताबीर तक जंग जारी रखो। और जब तक आप ये बचपन में ये कम्युनिकेशन अगर बच्चों को समझाएंगे, तो आपने जैसे अभी बोला कि इलेक्शन सामने आ रहे हैं, राइट, करेक्ट, इलेक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारी यूथ में भी ये जज्बा होना चाहिए कि वो भी हमारे सियासतदानों से सवाल जवाब पूछे। Yes. अगर हम आपस में बैठकर घर में एक डायलॉग करें और उस डायलॉग के बेसिस के ऊपर फिर हम दूसरों से डायलॉग करें, जो सुलझे हुए माहौल को बनाता है वो एक डायलॉग बनाता है। पॉलिटिक्स का एक उसूल है कि आपको हमेशा से दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे के ऊपर दरवाजे बंद कर देते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर आता है, जैसे मैडम ने फरमाया कि हम उसको फेल करने के पीछे हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यही होती है कि आप दूसरों को शेयर करें, वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है। मेरी पर्सपेक्टिव एक चीज़ पे एक है, फलाने की पर्सपेक्टिव एक चीज़ पे एक है, लेकिन अगर हम लोग इकट्ठे बैठे उस पर तो हमारी लर्निंग कर्व भी कम हो जाएगी और हम जल्दी उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अग्रीड, वेरी वेल सेड अली काचेलो साहब। और यकीनन नई नस्ल का मुस्तकबिल उस वक्त बेहतर होगा जब नई नस्ल सवाल पूछेगी और सवाल उठाएगी, और बिना झिझक के, बिना किसी खौफ व खतर के खुल के सवाल पूछिए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। एक ब्रेक लीजिए, प्रोग्राम जारी है वेक अप पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल, जहां है ताज़ा। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान, जाने ताज़ा 14 अगस्त स्पेशल। हम बात कर रहे हैं नई नस्ल के मुस्तकबिल के हवाले से। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कौन सी है वो उम्मीद की किरण जिसको हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, जिससे हमारी नौजवान नस्ल कामयाब हो सकती है और उनकी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। अहमद अली सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मीज़ान बैंक के बड़े सीनियर हैं और बड़े लेक्चरर भी हैं। सिद्दीकी साहब, फाइनेंशियल मार्केट्स, फिनटेक्स हम देख रहे हैं आजकल बढ़ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी फिनटेक्स आ गई जिन्होंने बेहतरीन काम भी किया इंडस्ट्री में, जो छोटे से अमाउंट से शुरू हुई थी, आज $100 मिलियन के करीब खड़ी हुई हैं। आपके फाइनेंशियल सेक्टर में नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए क्या उम्मीद है? देखिए, फिनटेक और जो स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप, ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द होप फॉर आवर यूथ, और पाकिस्तान के लिए भी ये उम्मीद की किरण है। इस वक्त अगर हम अपनी एजुकेशन को हासिल करते हैं, लेकिन एजुकेशन खाली स्किल का नाम नहीं है, एजुकेशन एथिक्स का नाम भी है, एजुकेशन अपनी कमिटमेंट को पूरे करने का नाम भी है। जब हम फिनटेक का कोई या फिनटेक या स्टार्टअप स्किल्स हासिल करते हैं या उसको लॉन्च करते हैं, तो हमें जो सेटबैक आ रहा है ना, हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए। हमारा यूथ चाहता है कि आज तो फिनटेक लॉन्च कर दी मैंने और आज मेरा स्टार्टअप हो गया, तो वो जो यूनिकॉर्न है ना, मैंने पहले दिन ही बन जाना है। नहीं बनते आप। आपको क्वालिटी, प्रॉमिस, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना है, और फिर आपके लिए पूरी दुनिया आपके लिए प्लेटफॉर्म है। और मैं ये अपने यूथ को ये कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के साथ अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास इस वक्त, खासतौर पर बड़े शहरों में। यू हैव द टेक्निकल एक्सपर्टीज़, आपके पास IT एक्सपर्ट्स भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग, आपके पास जो US में आपके पास एक्सपर्टीज़ है वो पाकिस्तान में आज मौजूद है टेक्नोलॉजी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन स्किल्स। आपने मार्केट से पाकिस्तान नहीं देखना, आपने पूरी दुनिया को अपनी मार्केट बनाना है आपके लिए। लेकिन आपका बेस ये है, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम है, यहाँ से आप अपने बिज़नेस को लेवरेज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अगर हम इसको सही तरह से करें, लेकिन साथ साथ हमारे यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखने पड़ेंगे। हमारे यूथ को कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे सर्विस देनी है, कैसे कमिटमेंट करनी है। मैं एक वाक़या बताना चाहूँगा। मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करा रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे कहा कि सर, मैं एक ऑनलाइन स्टोर पे कोई प्रोडक्ट बेचती हूँ और मुझे ये गाइड किया गया कि तुम ना जाली व्यूज़ ले लिया करो, फेक रिव्यूज़ लिया करो, तुम डमी प्रोडक्ट अपने दोस्तों को बेच के ना पहले 5 स्टार ले लो। मैंने कहा चलो सही है, देन आई विल बी योर न्यू फर्स्ट कस्टमर, और आपने मुझे वही डमी प्रोडक्ट बेच दी, तो देन दैट्स योर बिजनेस इज़ डाउन, ख़त्म, वो आखिरी दिन होगा आपका। तो ये नहीं करना है हमने। वर्क हार्ड, शॉर्टकट्स नहीं है। और मैं एक और बात कहूँगा, हमें जो अपनी यूथ को ना एक नया नारा देना है, नया स्लोगन देना है। वो क्या है? अब सोच सकते हैं हम, अब हमने कहा जी कायदे आज़म ने जब
पाकिस्तान की स्ट्रगल की तो कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर नाउ 76 ईयर ओल्ड, और अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत प्रोग्रेस की है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हम नीचे जा रहे हैं, नहीं, हम एक थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ में नीचे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक ट्रबुलेंस आई है, बट वी हैव टू टेक ऑफ। अब हमने ये कहना है कि पाकिस्तान की मंजिल क्या है, मे भी दूसरा नारा ये दे दें, सबसे आला, सबसे जुदा, वट एवर, मे भी आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं, बट वी हैव टू गिव दैट होप, वी हैव टू गिव दैट स्लोगन, और फिर हम सब ने उसको आगे लेके चल। जहान ताज़ा कैसा नारा है जो हमारा आज उन्वान भी है कि हमें एक जहान चाहिए जो थोड़ा ताज़ा हो, मोर ट्रांसपेरेंट हो, मोर कहते हैं ज़्यादा उसमें इंस्पिरेशन हो। तो हमारी मंजिल यही है कि हमें जहान आगे ताज़ा आगे इंशाअल्लाह। आगे लेके पाकिस्तान का चलना मतलब है। क्या, जहान ताज़ा। पाकिस्तान की मंजिल क्या, वो आप देखें। सहर, एक इंपॉर्टेंट इशू आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ट्रांसपेरेंसी एंड टॉलरेंट नेशन। बर्दाश्त हमें अपने अंदर बढ़ानी है, सब्र अपने अंदर बढ़ाना है, शुक्र अपने अंदर बढ़ाना है, और यकीनन ये वो टूल्स हैं जिनके जरिए वी कैन लीड एंड वी कैन रीच टू दैट लेवल वी वांट टू रीच। अब ये किस तरह बढ़ाएं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसपेरेंसी अभी साफ शफाफ इलेक्शंस की बात हर कोई कर रहा है आजकल, कि कब हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस देखेंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम देखेंगे जिससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। सहर, जो यहाँ गुफ्तगू चल रही है, हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन, परवरिश, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल के जो नौजवान हैं, ये दे आर वेरी डिफरेंट, दे डोंट सिट बैक, दे नॉट सिटिंग जेन जी कहते हैं जेन इनको, सहर। जी, जी बिल्कुल। लेकिन ये सामने सब बैठे हुए हैं, इनसे अगर आप पूछें तो ये इनको खुद पता है कि ये जाके अगर कोई भी अजीब सी बात होती है, 1 मिनट में कह देंगे कि भाई मैं इसको गूगल करके आपको बता दूंगा कि ये सच नहीं है। यूं चुटकी बिल्कुल ऐसे। तो हमारे जो नौजवान हैं वो बुद्धू नहीं है, वो they're so exposed, they're so open कि transparency is not just a need, it's something that everybody has to adhere to, क्योंकि हमारे नौजवान कुछ और एक्सेप्ट करेंगे नहीं। कम्युनिकेशन वाइज इनके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे से। और अगेन हम जो सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, जो इजिप्ट में हुआ, जो सऊदी अरेबिया में इनफैक्ट हो रहा है, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, इंटरनेट के फ्रॉम द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, अब जो हमारे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग भी हैं, अब उनको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिली है जहाँ वो कोई एक बात लेकर वो उस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं, और फिर उसको सिर्फ फेसबुक पर नहीं, ट्विटर पर भी देख रहे हैं उसको, टिकटॉक पर, ट्विच पर, इंस्टाग्राम पर, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि उनको हर जगह से दे आर गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो उसके वजह से ना ट्रांसपेरेंसी इज़ एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। और हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि वो किसी को फूल नहीं कर सकते, या तो हमारे ब्रांड्स, ना तो हमारी गवर्नमेंट्स, ना तो कोई भी इंडस्ट्रीज सेक्टर्स किसी को अब फूल नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू फॉलो ऑनेस्टी, यू हैव टू हैव एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, एंड जो आप टॉलरेंस की बात करें, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और प्रोग्रेस के लिए टॉलरेंस, आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और इनफैक्ट जो आप कह रही थी, आप फरमा रही थी कि आपको टैलेंट को देखना चाहिए, आपको किसी के बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अच्छा ये किसका बेटा है, कहाँ से आया है, ये आपको देखना चाहिए कि ये ज़हनी हैं, ये केपेबल हैं, ये कर सकते हैं काम, इनमें टैलेंट है। उसका मज़हब कौन सा है भी जजमेंटल होना छोड़ दें हम, और साथ साथ ऑफ कोर्स हमें जो है क्योंकि डिजिटलाइजेशन की जो बात सहार ने हमें समझाई है उससे मालूम पड़ गया हमें कि अब झूठ ज़्यादा देर जिंदा रह नहीं सकता। इस डिजिटल दौर के अंदर सच निकल के बाहर आ जाता है, और ये नौजवान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इस कनेक्टिविटी का भी फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, और यकीनन अपने नौजवानों को मुस्तकबिल के लिए बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे नौजवान सेट पर मौजूद हैं, और नौजवानों का जिक्र हो रहा है, यूथ का जिक्र हो रहा है, तो मैं इनको एक और मौका दूंगा कि मैं नौजवानों से बड़ा प्यार करता हूं, उनको मौका देना चाहता हूं। क्या कोई मुझे कोई गाना सुनाएगा? पहले हाथ उठ गया है, तालियां बजाइए इस खातून के लिए। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हैं। बिना हमें इंतजार किए, वैसे तो मैंने गाने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया है प्रोड्यूसर साहब, तो उनको सवाल पूछने दीजिए। बिस्मिल्लाह मेरी। वेरी गुड। क्या सुनाएंगी आप? वतन की मिट्टी। बिस्मिल्लाह जी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह
गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं। गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। बड़े टैलेंटेड है हमारे नौजवान जी, देख बहुत लीजिए, मैं नहीं कहता, ये talented साबित कर दिखाया इस बच्ची ने। अब Wonderful. हमारे पहले पार्ट का वक्त तमाम होने वाला है। मैं चाहूंगा कि अक्षलो साहब से उनके क्लोजिंग रिमार्क्स लूं, कोई आखिरी बात जो वो कहना चाहेंगे पाकिस्तान के नौजवानों को। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, Pride आप of अपने अंदर जो है वो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आए। जो काम आपका करने का होता है आप उसको ओन करें। आप सुबह को जो उठें, आपकी एक फोकस होनी चाहिए कि ये काम मैंने करना है और मैंने इतनी अच्छी तरह से करना है कि मैं इसका जो हूँ मालिक बनूँ। Right. और मैं फिर अपना नाम ना फकत उसमें लेकर आऊँ, फिर वहाँ से एक स्टेपिंग स्टोन हूँ। ग्रेट, सो आई बिलीव इन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड दिस इज व्हाट आवर नेशन नीड्स टू रीबिल्ड। करेक्ट। अक्षलो साहब, अहमद सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे मैं नौजवानों को? कहूँगा अपने यूथ से कि होप को नहीं छोड़ना। वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ अवर फ्यूचर। और यहीं से आपको सक्सेस भी मिलेगी। चैलेंज आते ही आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको बेशक, ऊंचा उड़ाने के लिए। बेशक। हमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के लोगों से सिंसियर होना है और इन्हीं के लिए आगे बढ़ना है। ग्रेट, Thank you. मारवी, आप कुछ लास्ट वर्ड्स? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि होपलेसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस का सामना करते हुए चैलेंज को रिजॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। और बिल्कुल आखिरी बात, हम सब लीडर हैं, हम सबको अपने लीडरशिप स्किल्स को पहचानते हुए उनको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए दिन रात, हर मिनट, हर घंटा, हर सेकंड कोशिश करनी है। आमीन। सहर, योर लास्ट वर्ड्स? कोई भी अगर ख्वाब हो या कोई सोच हो या कोई आइडिया हो जो आप समझते हैं कि आपकी तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, अपने इर्द गिर्द जो नौजवान हैं, आपके जानने वाले, अगर उनकी तरक्की के लिए हो तो उस पर उम्मीद करें कि हो सकता है। ये ना उम्मीद करें कि नहीं, अगर मैं कोई मुझे अगर फंड नहीं करे या मुझे सपोर्ट नहीं करे तो मैं ये नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर सकते हैं एंड बस यू हैव टू हैव बिलीफ इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू Great. हैव होप एंड फेथ। वेल सेड सहर। मैं आखिर में ये कहूँगा सहर की बात को कनेक्ट करते हुए कि हमारा दीन हमें बताता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, नाउम्मीदी कुफ्र है, तो बिल्कुल नाउम्मीद ना होइएगा। और दूसरी हमारे दीन में इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताई जाती है, दो तलवारें हैं, एक सब्र है, एक शुक्र है। इन दोनों को पकड़े रखिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह हम अपने ख्वाब तक जरूर पहुंचेंगे। सहर, ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारवी आवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली काचलो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अली सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस हमारे साथ रहेगी, म्यूजिक बैंड हमारे साथ रहेंगे, ये चारों मेहमान चेंज हो जाएंगे। पार्ट 1 खत्म हो रहा है, इसके बाद पार्ट 2 शुरू होगा। लेकिन जाने से पहले ब्रेक पे तमाम तर मेहमानों के साथ मैं नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, आई यहाँ खुशहाली की बहार, कितने बरस से था ये इंतजार। पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको
इसको ज़मीं पर जन्नत दे बना। हो मौला हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल, जहां ताजा नई नस्ल का मुस्तकबिल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बैंड के लिए एक बार फिर हम तालियां बजाएंगे। सिंगर आमिर अली हैं और उनके साथ मौजूद है जॉन, मजीद और मुइज। वेल डन। सॉरी, सिंगर अमीर अली हमारे साथ है। थैंक यू सो वेरी मच। बेहतरीन परफॉर्मेंस। यकीनन ये वो मिली नगमे हैं जिनसे हमारा जज्बा हुब्बुल वतनी ताज़ा हो जाता है, हमारा पेट्रियाटिज्म ताज़ा हो जाता है और यकीनन हमें अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, अपनी नौजवानों से, अपने लोगों से बड़ा प्यार है, अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से बड़ा प्यार है, जिसका इजहार आज हम यकीनन इस ट्रांसमिशन के जरिए भी करेंगे। मेरे साथ अब 4 नए मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। तारुफ करवाना सबसे पहले जरूरी है। ऑन माई राइट एज ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, माहीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। माहीन इज पेट्रन एंड फाउंडर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोरंगी। साथ साथ वो सीईओ रही हैं, 2 डेकेड से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम किया है। उनका अपना एक एंटरप्रेन्योरल वेंचर भी है, MKN कंपनी, 2016 से चल रहा है। और साथ साथ वो पार्टनर और डायरेक्टर हैं विंटर वर्ल्ड में भी, हम जानते हैं कराची बड़ा मशहूर हुआ है। माहीन, थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। उनके साथ मौजूद हैं एक 16 साल की नौजवान लड़की मैं कहूंगा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है और सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया है कि अपने ख्वाब के पीछे वो भागती रही हैं, परसू किया है अपने ड्रीम को और अपना ड्रीम हासिल किया है। वो नेशनल लेवल की स्विमर है, 80 के करीब मेडल्स हासिल कर चुकी है। हया अली हमारे साथ है। हया के लिए और हम आप जानते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन में, हमारे शो में बड़े मुनफरिद और बड़े कमाल लोग आते हैं। मेरे लेफ्ट पे मौजूद हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर। इनका कारनामा यह है कि ये पहले PhD हैं पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज में। वाओ, इमेजिन। जोरदार तालियां आमिर आलमगीर के लिए। कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आमिर। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप आए, कीमती वक्त हमें दिया। और उनके साथ एक और हस्ती मौजूद है, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उनको देखते रहते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर। आसिफ खान साहब 20 साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। हम जानते हैं स्पोर्ट्स हमारी यूथ के लिए, हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आसिफ का इस ट्रांसमिशन में होना ही बहुत इंपॉर्टेंट था। आसिफ, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब इतने खूबसूरत मिली नगमे अमीर साहब गा रहे थे और मैं भी तकरीबन आंखों में आंसू आ गए थे मेरे, आप बड़े सीरियस थे। क्या वो वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है? नहीं, ये सारे मिली नगमे मैंने भी सुने हुए हैं और मैं गूज बम्स मैं महसूस कर रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। नहीं, माशाल्लाह, बेहतरीन परफॉर्मेंस। बेहतरीन परफॉर्मेंस। वेल डन, वेल डन। मैं कोशिश करता हूं कि ऑफ कोर्स औरतों को जो बराबरी का हक मिलना चाहिए और पहले विमेंस फर्स्ट होता है। तो आई स्टार्ट माय डिस्कशन विद माहीन। माहीन, हम बात कर रहे हैं आज नई नस्ल का मुस्तकबिल, और मैं आपके अंदर एक बड़ा कमाल, एक पेट्रियट देख रहा हूँ। आपको बड़ा प्यार है पाकिस्तान से और उसका सबूत आज आप अपने दुपट्टे से दे रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना दुपट्टा खोल कर दिखाएं और कैमरा मैन उसके ऊपर जूम इन करें और देख सकते हैं आप लोग कि एक बड़ा नक्शा खूबसूरत सा पाकिस्तान का बना हुआ है। और बहुत यकीनन इससे साबित होता है कि हम क्यों ग्रीन कपड़े पहनते हैं, क्यों वाइट कपड़े पहनते हैं इस तरीके से 14 अगस्त पे। वजह यही है कि हम बता सकें कि हमें अपने मुल्क से कितना प्यार है। माहीन, आपको पाकिस्तान से कितना प्यार है? हम सबको है और क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि वी आर बोर्न हियर एंड आपको अपने वतन से मोहब्बत भी होती है जिस तरह आप अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं। दिस इज़ आई थिंक आपकी कंट्री भी आपकी एक माँ की जगह है। और आप बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप चाहें तो आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, नेगेटिवली ले सकते हैं, बट क्यों ना हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें और आगे बढ़ के काम करें। मगर आज जब ये म्यूज़िक था, चीज़ें थी, मैं यही देख रही थी कि हम सब जोश में थे, मगर हमारी जो नई आने वाली यूथ है वो मुझे थोड़ी कम उनमें एनर्जी नज़र आई है। आई डोंट नो व्हाई। ये है, स्टूडियो के अंदर भी जो यूथ मौजूद थी वो हमारे प्रोग्राम के पार्ट 1 में काफ़ी एनर्जी उनमें कम थी, लेकिन फिर हमने ब्रेक के अंदर इनको सबको एनर्जी का इंजेक्शन लगा दिया। अब इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। होगी, यस। बहुत सारे सवाल भी पूछने वाले हैं आप लोगों से। अच्छा हया, आप एक लीडर हैं इस वक्त सोसाइटी में। मैं कहूँगा कि आप उन सब के लीडर हैं जो हमारे 65% यूथ है, वो अंडर 30 हैं वो, और बहुत सारे नौजवान हैं जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर के लिए, उन ख्वाब को पूरा करने के लिए वो किसी हद से भी गुजर जाने को तैयार है। हया की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, ब्रेक में मुझे पता चला था जब मुझसे गुफ्तगू कर रहा था। हया को ये है नेशनल लेवल की स्विमर,
लेकिन उनको पानी से अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, और ये पानी पीती भी है तो बहुत स्लो पीती है। क्यों आपको अभी तक पानी से डर लगता है वैसे? पता नहीं, जब मैं पीती हूँ तो फिर लगता है कि मैं डूब रही हूँ। डूब रही हूँ जी। लेकिन आप तो इतनी नेशनल लेवल की स्विमर है, आप तो कभी डूब ही नहीं सकती। ये तो मतलब मुझे नहीं तो पता है कि अब मैं ये मेरा आपसे सवाल है कि आपने अपने खौफ को ओवरकम कैसे किया? एक फियर था आपके अंदर, लेकिन आपने उसको ओवरकम किया। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ख्वाब देखा कि आप नेशनल लेवल की स्विमर बने, आपने वो अचीव किया। अब मेरे ख्याल से उसके लिए हया के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अपने ख्वाब को पूरा करना, यही वो जज्बा है जो मैं चाहता हूं कि आज हर नौजवान के अंदर हो। हया, आपके अंदर ये कैसे है? मैं चाहूंगा कि आप उनको बताएं। वेल, थैंक यू टू माई ममा एंड माई बाबा, क्योंकि उनने मुझे, जब मैं 7 साल की थी, बजाय मुझसे पूछ कर उन्होंने मुझे एक पूल में फेंका और बोले कि बस जिंदा रहो, तैराकी करो, वरना आप डूब जाओगे। और इसके बाद मैं बस आई नेवर स्टॉप्ड। आज आपने माशाल्लाह क्या क्या अचीव किया है, क्योंकि मैं शायद सही तरह ना बता सकूं, आप बताइए। हम 80 मेडल्स में गिनवाते गिनवाते मैं तो बुढ़ा ही हूं। 80, 100 ऐसे कुछ नंबर हैं। मैंने सिंध ओपन, सिंध स्विमिंग चैम्पियनशिप्स में कम्पीट किया है। ग्रुप चैम्पियन भी मैं थी, आई थिंक 12 एंड अंडर में, बहुत एज ग्रुप्स है। फिर नेशनल चैम्पियनशिप्स मैंने कम्पीट किया है, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स में कम्पीट किया है, उसमें बहुत सारे गोल्ड मेडल्स माशाल्लाह हासिल किए हैं। और जब मैं 11 साल की थी, मैंने नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान में कम्पीट किया था, और उसमें चलो एक मेडल मिली थी, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। Yeah. लेकिन मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा हया, आपकी और आपके पेरेंट्स की और आपके सारे टीचर्स की, आपके कोचेस की, वो ये है कि पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, अगर आप इंटरनेशनल मुकाबलों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ओलंपिक साइज पूल की ज़रूरत होती है। सैडली वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान बच्ची अपने ख्वाबों को पूरा कर रही है। ये वो बड़ी बात है जिसको मैं सराहना चाहूँगा, और जो एग्जाम्पल आपके सामने, अपनी यूथ के सामने, अपने नौजवानों के सामने रखना चाहूँगा कि मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, हार नहीं माननी है, उम्मीद रखनी चाहिए, और उम्मीद के तहत ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही वो उम्मीद है जो हया को अपने टारगेट्स अचीव करने की मदद करती है, आपको भी करेगी, ज़रूर रखनी चाहिए। नाउम्मीदी कुफर है। मैं गुफ्तगू करूँगा पाकिस्तान के पहले PhD इन क्लाइमेट चेंज से डॉक्टर आलमगीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, नौजवानों के साथ आपका इंटरेक्शन डेली होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में। इस यूथ को हमें किस डायरेक्शन पे लेकर आना है कि हम पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंचा सकें और इस यूथ को भी अपने ड्रीम्स अचीव करने में मदद कर सकें? देखिए, 65% हमारे पाकिस्तान में जो यूथ है, और इंतहाई अफसोस की बात अब ये नज़र आती है कि जो जज्बा हमारे अंदर होता था, बचपन में होता था, स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पे होता था, वो जज्बा अब हमें नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि बस लोग जो हैं वो चीज़ों को सुन रहे हैं, उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत ज़बरदस्त मिली नगमे पेश किए गए, स्कूल लाइफ से भी हम लोग मिली नगमे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है, आज भी मैं बहुत सारे पाकिस्तान के मिली नगमों को रिकॉल करता हूँ, ना सिर्फ रिकॉल करता हूँ बल्कि उस एनर्जी को अपने अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, जिससे ऐसा लगता है कि फिर से आपके अंदर एनर्जी जो है वो दोबारा से आ गई है। पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना, पाकिस्तान की यूथ को क्रिटिसाइज़ करना, आजकल की यूथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत डिसअपॉइंट हो गई है। वो आधा गिलास उनको खाली पहले नज़र आ रहा है, आधा गिलास भरा हुआ बाद में। देखिए, आधा गिलास हो या पूरा गिलास हो, ग्लास मौजूद है, उसको भरना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या हम इस ग्लास को ओन कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान को ओन कर रहे हैं? हम सिर्फ कंप्लेंट्स कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान ने हमें आज 75 ईयर्स हो गए। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, हमें पाकिस्तान को सस्टेन करना है, हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। पाकिस्तान को जहां बहुत सारे ख़तरात हैं, बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारी गुफ्तगू रही है आपसे, हमें इसी एयर पॉल्यूशन में आगे बढ़ना है, हमें इसी गंदे पानी को पीकर अपने अंदर एनर्जी जनरेट करनी है और पाकिस्तान को बचाना है। हमें हीट स्ट्रोक से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, जीतेंगे। बेशक बेशक। यकीनन ये वो जज्बा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, इंतहाई दीदनी है, देखने से ताल्लुक रखता है
और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और मुश्किलात को इग्नोर करना, वही सब्र और शुक्र से काम लेना और मेहनत करते रहना ही हमारी यूथ के लिए आइडियल है, ताकि वो अपने टारगेट्स, अपने ख्वाब, अपने गोल्स अचीव कर सकें। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम गुफ्तगू करेंगे आसिफ खान से, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। आसिफ खान से पूछेंगे क्या करना होगा, किस तरह की चीजें प्रोवाइड करनी होंगी अपने नौजवानों को। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल जहान ताजा। वेलकम बैक टू 14 अगस्त स्पेशल वेकअप पाकिस्तान, जिसका नाम है जहान ताजा, जहां हम बात कर रहे हैं नई नस्ल के मुस्तकबिल के हवाले से। मेरे साथ बेहतरीन पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, जो हम गुफ्तगू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, 20 साल से सहाफत कर रहे हैं। आसिफ, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं उन्हें डिसेबल्ड नहीं कहूंगा, डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल बच्चों का जिक्र करेंगे। स्पोर्ट्स में उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कितनी मिलनी चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही कम हैं, जो डिसेबल्ड जिनको कहते हैं उनके लिए भी कम होती हैं, वो खैर डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन डिसेबल्ड में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की एक, विच इज़ अमंग द टॉप रैंक क्रिकेट टीम्स, और पाकिस्तान को देख कर ही बनाई हैं लोगों ने क्रिकेट टीम्स। और मैं तो यहाँ भी कहूँगा, न्यूज़ 1 के लिए मैंने एक प्रोग्राम किया था 2010 में, वो था HIV पॉजिटिव लोगों पर, एथलीट्स थे वो, क्रिकेट प्लेयर्स थे वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि शायद दुनिया की पहली टीम थी वो। 2010 में वो काम मैंने किया था। और उसके बाद ये डिसेबल्ड कहें या डिफरेंटली एबल्ड इनको कहें, इनकी क्रिकेट टीम है, मैंने बताया 2007 में बनी पाकिस्तान में। दुनिया में तो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं ना, पाकिस्तान की टीम है, स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। 2015 में लॉस एंजलिस में हुई थी जो चैम्पियनशिप हुई थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बड़ा अच्छा किया था पाकिस्तान के बच्चों ने। उसके बाद अभी भी रिसेंटली भी हुई है, वो भी हर साल का एक नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ होते हैं स्पेशल इवेंट। बिल्कुल होते हैं, नेशनल लेवल पर भी होते हैं स्पेशल। असल में कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशल कैटेगरीज में बहुत सारे बच्चे आते हैं या बहुत सारे लोग आते हैं। यानी डेफ की भी क्रिकेट टीम एक बनी हुई है, डेफ के अलावा व्हील चेयर पर टेनिस की टीम भी बनी हुई है। उसके अलावा ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी हमारी पाकिस्तान की अमंग द, बल्कि 2 टीम्स ही हैं दुनिया में, एक इंडिया की एक पाकिस्तान की, जो कम्पीट करती हैं। चलें, अब आपने माशाल्लाह इतना काम किया आसिफ साहब, मैं अगर आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछना चाहूँगा कि इन स्पेशल एथलीट्स में ऐसा क्या होता है जो नॉर्मल एथलीट्स में नहीं होता? सिर्फ जज्बा होता है इनमें, जज्बा, सिर्फ जज्बा, वो उम्मीद। क्योंकि मैंने खुद देखा है, बच्चे इतने प्यारे लगते हैं, मतलब उनके एक्शंस आप देखें, उनको सिर्फ जीत से मतलब है और कोई भी चीज़ उनके तो जो हमारे दूसरे एथलीट्स हैं उनको उनसे क्या सीखना चाहिए कि उनके पास सोचिए ना सुनने की ताकत है, किसी के पास बोलने की ताकत नहीं है, किसी के पास कोई एक हाथ एक टांग नहीं है, फिर भी उनके अंदर ऐसा जज्बा कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, तो यकीनन बाकी पूरे पाकिस्तान के लिए उनसे सीखने के लिए बहुत। देखिए, मेरे सामने की बात है ये, जब डिसेबल क्रिकेट टीम पाकिस्तान की बनी और वो खेल के आई, बड़ा अच्छा खेली, तो शोएब अख्तर को उन्होंने बुलाया था कि आप इनको स्पीच दें। तो शोएब अख्तर ब्रोक आउट इन टीयर्स, उसने कहा मैं इनको कुछ नहीं बता सकता। शोएब अख्तर रोना शुरू हो गया। हाँ, उसने, मेरे सामने की बात है, शोएब अख्तर ने कहा कि मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकता। तो उनका कोचिंग मैनुअल भी नहीं आप डिज़ाइन कर सकते, क्योंकि उनका एक प्लेयर है मतलूब कुरैशी, उसका हाथ नहीं है। तो अब हाथ नहीं है तो वो कोचिंग मैनुअल में कैसे बताएंगे आप? किसी की एक लड़का है जो क्रचेस पे बॉलिंग करता है, एक फास्ट बॉलर भी है जिसका कोई पाँव नहीं है, शायद पाँव नहीं है उसका, क्रचेस पे वो बॉलिंग करता है। उसके जो पोस्टर है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में लगा हुआ। क्या बात है! तो इस लेवल के ये लोग हैं, इनकी मेंटल टफनेस बहुत, उन सब के लिए तालियां, बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटल टफनेस। मैंने इस पर एक पूरा आर्टिकल किया था पाकिस्तान के अखबार के लिए एक, और उसमें मैं बहुत सारे लोगों से मिला था। उन्होंने कहा था कि हमें जो रेजिस्टेंस मिलती है पहली, वो अपने घर से मिलती है कि अरे तुम तो डिसेबल हो, तुम क्या करोगे। फिर वो बाहर निकलते हैं तो उनको कान में आवाज़ें आती हैं, लोग उनको मना करते हैं।
तो वो जो रेजिस्टेंस लेवल है, इतनी रेजिस्टेंस, इतनी मुश्किलात आसिफ, एंड स्टिल दे अचीव सो मच, क्या सलाम पेश करना चाहिए। बिल्कुल सलाम। और यकीनन हमें उनसे सीखना चाहिए, उनके जज्बे से, उनकी ताकत से, कि जिस तरह वो काम करते हैं, अगर हमने थोड़ा भी उनसे सीख लिया ना, हम सब बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ स्टूडियो में बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करूं। तो कौन पूछना चाहेगा? पहला सवाल। मेरे साथ बहुत सारे हाथ आ गए, अल्लाह का शुक्र है। पार्ट 1 में हमारे पास बहुत कम हाथ आए थे, लेकिन फिर ब्रेक में जब मैंने उनको इंजेक्शन लगाई एनर्जी की, तभी अब सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं। दीजिए माइक, दीजिए सबसे पहले मेरे भाई को माइक दीजिए। सर, मेरा सवाल है कि आप यूथ की आप बात करते हैं, लेकिन इस यूथ के पास एक डायरेक्शन नहीं है। मतलब अब कोई भी हर कोई बात तो करता है, लेकिन कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे कि बहुत से अभी गवर्नमेंट ने फ्री कोर्सेज करवाए, बस हम कोर्सेज हो रहे हैं, हम फिर कोर्सेज करने चले, जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रही। हमारा जो प्रोफेशनल है वो पैशन नहीं है। ठीक है, माइक पीछे पास कर दे। मैं चाहूँगा आप एक और अपने बच्ची का सवाल ले लें, हम फिर दोनों का जवाब साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाम लाइबा रानी। कौन सी रानी? लाइबा रानी। लाइबा रानी, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल नेम। मेरा क्वेश्चन स्पोर्ट्स के हवाले से है। जितना सपोर्ट बॉयज़ को मिलता है स्पोर्ट्स में, उतना गर्ल्स को नहीं मिलता। मतलब गर्ल्स को बहुत कम स्पोर्ट्स में दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? राइट, आप ये दो सवालों का जवाब लेते हैं। माहीन से मैं जवाब लेता हूँ। पहला, माहीन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें हमें लीडरशिप की तरफ इशारा है। ओके, इन्होंने डायरेक्शंस की बात की। मैं समझती हूँ कि इट्स द गेम ऑफ योर माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने हमें कोर्सेज करवाए, चीज़ें करवाई, मगर हम उसको हर चीज़ गवर्नमेंट या लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि तलहा ये कर देंगे मेरे लिए। अगर तलहा ने आपको फर्स्ट स्टेप करवा दिया, तो आपने अपना माइंडसेट यूज़ करना है कि अब आप उसके लिए क्या क्या चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, और आपने किसी एक को नहीं देखना अपनी लाइफ में। आपके टीचर्स हैं, आपके सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं जो आपको एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। जब उनकी एक कहते हैं ना कि वो बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, या जितनी उनके पास नॉलेज होती है वो आपको दे देते हैं, तो उसके बाद आपके टीचर्स का रोल आ जाता है। आप टीचर्स से लेते हैं। देखिए, टीचर्स तो एक आपको एजुकेशन दे के पढ़ा के चले जाएंगे। अब आप पे एज अ स्टूडेंट बनता है कि कितना आप टीचर के पीछे भागें, उनसे आप नॉलेज लें, 10 सवाल आगे के करें कि अब हम क्या करें। हमने कोर्स कर लिया है, जॉब्स की मार्केट नहीं है, रिसर्च करें। मैं आजकल की यूथ में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम देख रही हूँ वो माइंडसेट का है कि हर कोई मुझे घोल के पिला दे, मुझे स्पून फीडिंग कर दे। मतलब अगर आपने मुझे A से B तक जाने का रास्ता बताया है, तो मैं B तक पहुंच के फिर मैं किसी की शक्ल देखूंगा, इंतज़ार करूंगा। नो, वी नीड टू चेंज। हमें अपना एक जज्बा होना चाहिए। हम खुद पीछे आएँ अपने मेंटोर्स के, लोगों के, और हम गाइडेंस लें। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोग को गाइड करें, एक हद तक लेके जाएं। हम चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हों। बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ कर किसी को फॉलो करें। हर किसी की अंधी तकलीद करना ज़रूरी नहीं है। सही लोगों को फॉलो करेंगे, सही जगह लैंड अप करेंगे। दूसरा सवाल बच्ची ने बड़ा खूबसूरत पूछा था कि लड़कियों को इतनी स्पोर्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिलती जितनी लड़कों को मिलती है। इससे पहले कि मैं आसिफ से जवाब लूँ, हया, वुड यू अग्री, क्या आप अग्री करेंगे इस बच्ची से कि लड़कियों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी लड़कों के पास है? जी। अग्री करेंगी आप? जी। Why do you say this? कोई रीजनिंग है इसके पीछे? जी, I think that it all stems from this traditional mindset जो है कि women may be ख़वातीनों जैसे लड़के, you know, they're encouraged to maybe make a living and follow what they want to do because they have that you know that. तो you think कि वो माइंडसेट आज भी हमारी सोसाइटी में है, वो टैबू हम तोड़ नहीं सके हैं और इसीलिए कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आसिफ खान, इसका आप क्या जवाब दें? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो बस बात ठीक है कि ख़वातीन के लिए कम है, लेकिन ख़वातीन ऐसी हैं जो आगे आई हैं बहुत ऐसे इलाकों से जिनका हम नाम नहीं सुनते या इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है। कोयटा से आई कुलसूम हज़ारा, नेशनल चैम्पियन है कराटे की, 14 साल से नेशनल चैम्पियन है वो, और साउथ एशिया में भी उसने गोल्ड लिया। उसके अलावा मिसबा हिना जो हुंजा से आई हैं, गिलगित या हुंजा से, आप हुंजा से हैं, गिलगित से हैं? गिलगित से हैं, चित्राल से हैं। वो गिलगित से आई हैं। उन्होंने भी कितनी फीमेल ट्रैकर्स आ चुकी हैं जो माउंट एवरेस्ट पे जा रही हैं, नाइला हैं और भी हैं बहुत सारी है। तो ये शुरू होता है घर से। घर में अगर आपको सपोर्ट मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। ये मिसालें बैठी हैं सामने, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सपोर्ट करते हैं लड़की को भी उतना ही ज़्यादा। अब अगर मुझसे पूछें आप
तो मेरी बेटी इनसे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन वो भी नेशनल अभी खेल कर आई है, नेशनल जुडिशो चैंपियनशिप इन एबटाबाद, तो उसको सपोर्ट किया ना हमने। तो यानी जितनी भी मुश्किलात हों, सबर, शुक्र और हिम्मत नहीं हारे, आप जरूर अपने गोल्स अचीव करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, हमारे ऑडियंस में कुछ गुलूकार भी हैं, फनकार भी हैं, मैं पूछना चाहूंगा कौन गाना गाने वाला है जरा? ओ भाई, ये तो बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं, 1 2 4 नहीं है, 6 7 हैं, मैं किसको चूज करूं? ओके, प्लान हैज चेंज्ड। मैं आपको अगले सेगमेंट में गाने का मौका दूंगा। अभी हया ने जो है हाथ ऊपर कर दिया है, अगर कोई माइक पास कर दे हया को, तो हया जो कि नेशनल लेवल की स्विमर हैं, आज अपने गाने के जौहर भी दिखाएंगी। और मैं चाहूंगा कि हया, ये अपॉर्चुनिटी हमारे टीवी 1 को मिले, न्यूज़ 1 को मिले, जहां पर आप पहली बार गाना गाएंगी। पाकिस्तान की अंडर 16 की नेशनल लेवल की स्विमर की आवाज अब आप समाअत फरमाएंगे। बेसिकली आज आपका लॉन्च हो रहा है आपके गाने का। कुर्बानियाँ कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। दिल से। वेल डन, वेल डन, वेल डन। और मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा हया के वालिदैन को, इनके पेरेंट्स को, क्योंकि यकीनन मुश्किलात, बड़ा मुश्किल होता है किसी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को गहरे पानी में फेंक देना, बोलना स्विमिंग सीखो। लेकिन आज जब वो नेशनल लेवल की स्विमर है, आज जब वो इस स्टेज पे बैठी हुई है, उनको रिकग्निशन मिल रही है पाकिस्तान से, तो आई थिंक उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है और उन्होंने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला पाकिस्तान के सारे पेरेंट्स को ये ताकत अता फरमाए, जिस तरह उन्होंने किया वो भी अपनी बेटियों की इसी तरह परवरिश करें। ब्रेक लीजिए, गुफ्तगू जारी रही, कहीं मैं जगह देखते रहिए। वेक अप पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल। अमीर अली, मुइज, मजीद और जॉन हमेशा आपको वेलकम बैक करते हैं म्यूजिक से। मैं आपको ज़बानी वेलकम बैक कहूंगा वेकअप पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल में। और मेरे साथ बहुत सारी यूथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और हम क्योंकि आज यूथ को ही डिस्कस कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने गुजारिश की प्रोड्यूसर साहब से कि इनको भी हम ज़रा टाइम दें, इनको भी मौका दें। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे ऑडियंस में जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम उनको मौका दें। बिल्कुल देंगे। तो कौन कौन गाना गाना चाहता है? ओके, आप दिखाइए आपकी आवाज में कितना जादू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए। दिस इज बुशरा महमूद। बुशरा महमूद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो मिल्ली नगमे गाने का जज्बा होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को दे। अच्छा, पीछे एक बच्ची प्यारी सी बैठी हुई है और वो स्कार्फ पहने हुए, और जो बच्चियां स्कार्फ में होती है मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। आप क्या सुनाएंगी हमें? नाम बताइए अपना। अस्सलाम वालेकुम। यस, हम दोनों मिलके, आप दोनों मिलके डुएट। नाम तो बताइए अपना। लाइबा रानी एंड बिस्मा इमरान, एंड हम दोनों प्रिंस अली हायर स्कूल से आए, सेकेंडरी स्कूल से। ग्रेट। क्या सुनाएंगी? हर दिल की आवाज़। सुनाइए हर दिल की आवाज। हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाए
वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। जल्दी से आपको मैं 30 सेकंड्स दे रहा हूं, अपना नाम बताइए, जल्दी से बताइए क्या गाएंगी। I am Umama Iftikhar from class metric and I am from Happy Palace group of schools and colleges. क्या सुनाएंगी? शुक्रिया पाकिस्तान। सुनाइए जल्दी से। मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने आए हैं शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। वेरी नाइस। क्योंकि मुझे ज्यादा बच्चों को मौका देना है, इसलिए एक और भाई हैं जो खास गाना गाने आए हुए हैं और बड़ा उन्होंने प्लान किया हुआ है, गाना तैयार भी किया हुआ है। सुनाइए, अपना नाम भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा इम्तियाज़ है, मैं एनडी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। शुरू कीजिए। तो ऐ वतन प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। ऑडियंस का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना पार्टिसिपेट किया, एंगेज किया हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आलमगीर मौजूद हैं, पीएचडी भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से भी। डॉक्टर साहब, बच्चों का ख्वाब आपने सुना, यकीनन हमें बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, डिनाइल में रहना भी दुरुस्त नहीं है। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हम किस तरीके से अपनी इन बच्चियों को बराबरी का मौका दें, क्योंकि ये कंप्लेंट हम हमेशा सुनते आए हैं कि लड़कियों को वो मौका नहीं मिलता जो लड़कों को मिलता है। वो पुराने माइंडसेट, वो पुराने टैबूज आज भी जिंदा हैं। व्हाट इज़ टू बी डन? देखिए, मौका तो मैं समझता हूँ कि अब लड़कियों को भी बहुत मिलना शुरू हो गया है। इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, जिसमें मोर देन 80% जो स्टूडेंट्स हैं उसमें लड़कियाँ हैं। उसकी एक वजह यह है कि जो परसेंटेजेस क्लोज होती हैं उसमें मैक्सिमम लड़कियाँ होती हैं। अब यहाँ से एक ख़तरनाक बात ये सामने आई कि लड़कों ने पढ़ना कम कर दिया है। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, उनकी परसेंटेजेस नहीं आ रही होती हैं, तो लड़कियाँ अब हर मैदान में लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। मेरे अपने डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो अगर हम परसेंटेज देखें तो तकरीबन मॉर्निंग में 90% लड़कियां हैं और जो डिफरेंट एनवायरनमेंट के सेक्टर्स में अपने काम को अंजाम दे रही हैं। इसी तरीके से ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 80% लड़कियां हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं आपको डॉक्टर्स भी मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगी। अच्छा, ये जो एज होती है, इस एज में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब हमें ना एक्स्ट्रा अपने अंदर क्रिएट करनी होगी। और आज इस 14 अगस्त की मुनासबत से मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे पाकिस्तानी जितने भी यूथ के लोग हैं और हमारे जो बड़े हैं, हमें इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनना होगा, क्योंकि हम खेलों में कब आगे बढ़ेंगे जब हमारी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट अच्छा होगा। हम नशोनुमा कब पाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी कब आएगी, जब हमें साफ़ पानी मैसर आएगा, जब हमें हेल्दी डाइट मिलेगी। और इन तमाम चीज़ों के लिए हमें खुद से ये काम करना होगा। हमें गवर्नमेंट के ऊपर या किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना होगा, हमें अपना कचरा खुद साफ करना होगा। और आप अगर पाकिस्तान के झंडे को गौर से देखें तो पाकिस्तान का जो झंडा है इसमें मेजर पोर्शन ग्रीन है और ग्रीन कलर एनवायरनमेंट का कलर है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक मैसेज है कि हमने पाकिस्तान को ग्रीन करना है। हमने पाकिस्तान को ग्रीन नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम हीट स्ट्रोक, क्लाइमेट चेंज, इन तमाम चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो क्या हम आने वाली जनरेशन को भी यही कुछ देंगे या इससे बुरा पाकिस्तान देंगे? ये हमारे ऊपर अब जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें अपने ख्वाब पूरा करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए अपने इस पाकिस्तान को सबसे पहले ताकतवर बनाना होगा, अपने इस पाकिस्तान को क्लीन करना होगा, अपने इस पाकिस्तान को ग्रीन करना होगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? सब तैयार हैं, सबने ग्रीन कपड़े ही पहने हुए हैं, वो राजी हैं। कह रहे हैं आज का दिन तो वैसे ही पूरा हर कोई ग्रीन, पूरा मुल्क ग्रीन हुआ है, तो हमें यकीनन सोचना चाहिए ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में, किस तरीके से हम आलूदगी खत्म करेंगे, अपने माहौल को साफ करेंगे। आसिफ, योर लास्ट वर्ड्स, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, नौजवानों को
जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये इन्वायरमेंट की बात की तो इन्वायरमेंट में अभी मैं असल में मुल्क के बाहर था, अभी वहाँ मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ एक अगर मकान आपने बनाना है तो 2 दरख्त लगाने लाजमी है वहाँ मकान के सामने, और ग्रीनरी को मैनेज करना भी वहाँ लाजमी है, इसलिए वो मुल्क आगे है। पाकिस्तान में ये नहीं होता। मेरी जिम्मेदारी जो है वो कचरा, मैं कहता हूँ कचरा यहाँ से उठाया नहीं किसी ने, कचरा फेंका किसने यहाँ पर, कचरा फेंकने की जगह पे तो पहुँचे हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये सारी चीज़ें फिर ट्रांसलेट होती हैं आपकी सोसाइटी में, फिर स्पोर्ट्स पर्सन भी निकलते हैं, फिर वो सारी चीज़ें उनकी शाखें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ है जो बेसिक आपके जो सिविक जो तरीका है रहने का, वो सीखना हमें जल्द से जल्द होगा। सिविक सेंस अपनी इम्प्रूव करनी होगी, हमें सोचना होगा हमारे वो कौन से एक्शंस हैं जो हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें ख़त्म करना होगा और उनकी रेमेडी सामने लानी होगी। किस तरीके से हमें अपने कचरे को डिस्पोज करना है, अपने पानी को साफ करना है, अपनी हवा से प्लास्टिक को निकालना है, अपने खाने से प्लास्टिक को निकालना है। माहीन, इस 14 अगस्त पे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे इस वक्त व्यूअर्स को? अगर हम अपने पाकिस्तान को, अपने वतन को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी आने वाली जो यूथ है इसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी एजुकेशन पे हमें फोकस करना है। अगर हम एज अ पेरेंट्स और एज टीचर्स और एज लाइक इस वतन में रहने वालों की हैसियत से एजुकेशन को हमने इम्पोर्टेंस देनी है, आने वाले बच्चों को मौके देने हैं और उनको पुश करना है किसी भी फील्ड में जाए, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स बहुत क्या करते हैं, ये पढ़ो ये नहीं पढ़ो, ये करो वो नहीं करो। प्लीज़ उनको हमें हेल्दी बनाना है। उन बच्चों को हम चाहते हैं कि वो अपना दिमाग लगाएं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने दें, ताकि हम अपने आने वाले वक्त को मजबूत बना सकें। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हया, आपको एक मैसेज देना है यूथ को। वो मैसेज ये देना है कि आपके अंदर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा फियर था, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ था, उसी के अंदर आपने सबसे ज़्यादा एक्सेल किया, उसी के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। दूसरे लोग की कैसे ये लेकर आएंगे स्ट्रेंथ और ये पावर जो आपके अंदर है? डरे नहीं, इग्नोर कर दें उस डर को कि नहीं कुछ नहीं होगा, क्या करें? आई थिंक हमें एफर्ट करना है, ये अंदर से मेहनत, हिम्मत। और मतलब कोई और नहीं कह सकते कि अच्छा आपको डूबने से डर है तो फिर पानी में चलो, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको खुद नहीं करना है तो फिर मतलब आप बेहतर उसमें नहीं होंगे। आप अगर मैं बाबा को कहती कि नहीं मुझे पानी में नहीं जाना है तो फिर मैं इधर नहीं पहुंचती। लेकिन मैं गई थी और उस दिन के बाद रोज़ाना नेक्स्ट आई थिंक अब तो 6-7 साल हो गए, रोज़ाना मैं जाती थी पानी, और अभी भी मैं पानी सही से नहीं पीती हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं क्या पानी नहीं पीऊँगी, अब मैं छोड़ूंगी नहीं, तो पीना होगा पीना होगा, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हया की तरफ से मैं भी अपील कर देता हूँ टू अरबाब इक़्तिदार से, ये ऑफ कोर्स हया एक स्विमर हैं और इनकी डिमांड है कि कराची में एक ओलंपिक साइज पूल होना चाहिए जहाँ पे ये प्रिपेयर कर सकें, तैयारी कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें, ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को बेहतर रिप्रेजेंट करें। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। माहीन खान, थैंक यू सो वेरी मच। हया अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर आलमगीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ 14 अगस्त स्पेशल वेकअप पाकिस्तान अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अमीर अली का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी हमारी इस ट्रांसमिशन में। साथ साथ मुइज़, मजीद एंड जॉन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मेहमानों से कि हम सब खड़े हो जाएंगे और कौमी तराना बजेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप भी घर पे खड़े हो जाइए कौमी तराने के एहतराम में।